नमस्कार छात्रों, आज के पाठ में हम दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म इस अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। अब आज हम इस अध्याय में एनसीईआरटी अभ्यास 3.3 इसको हल करने वाले हैं। कुछ प्रश्न हम पहले ही देख चुके हैं, आज हम आगे के प्रश्नों का हल करेंगे। तो एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.3 ये हम आज करने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 1, इसमें हम पहले ही कुछ भाग देख चुके थे, उनका हल हम निकाल चुके थे। इसमें हमें करना क्या था, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों ही विधियों से हमें रैखिक समीकरणों के युग्म का हल ज्ञात करना था। ठीक है, तो हम पहले के 3 भाग इनका हल पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। आज हम जो चौथा भाग है आपका इसी प्रश्न का, उसका हल देखेंगे। देखिए समीकरण क्या दिया गया है, इसको ध्यान से देखिए। पहला समीकरण है x/2 जमा 2y/3 बराबर -1। दूसरा समीकरण है x घटा y/3 बराबर 3। अब दोनों समीकरणों के हरों को हटाकर हमें इन्हें सरल बनाना है। अभी ये हमारे पास इनके समीकरणों में हर आपको दिख रहा है, तो इन हरों को हटाकर हमें इन समीकरणों को पहले सरल बनाना होगा। तो क्या करेंगे, हर हटाने के लिए हम लघुत्तम समापवर्त्य से गुणा करेंगे दोनों समीकरणों को। तो पहले समीकरण में जो हर है हमारे, वो क्या है, 2 और 3। 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त्य कितना होता है, 6 के बराबर। तो पहले समीकरण को हम 6 से गुणा करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, 6 गुणा x/2 जमा 6 गुणा 2y/2 बराबर -1 गुणा 6। तो ये हमारा बराबर होगा 3x जमा 4y बराबर -6। दूसरा समीकरण है, अब यहाँ पर नीचे हर में क्या है, 1 और 3। 1 और 3 का लघुत्तम समापवर्त्य 3 होता है, तो 3 से गुणा करेंगे समीकरण 2 को। क्या मिलेगा, 3 गुणा x घटा 3 गुणा y/3 बराबर 3 गुणा 3। ये हो गया आपका 3x घटा y बराबर 9। ठीक है, इसको हमने समीकरण संख्या 4 का नाम दिया। अब देखिए, अब हमारे पास जो समीकरण आ गए वो सरल रूप में आ गया, तो अब इनका हल निकाल सकते हैं। इनका जो हल होगा वही हमारे पास जो समीकरण दिए गए हैं उनके हल के बराबर होगा। तो हमारे पास समीकरण क्या आ गए, 3x जमा 4y बराबर -6 और 3x घटा y बराबर 9। विलोपन विधि द्वारा सबसे पहले हम इसका हल निकालने वाले हैं। तो पहले दोनों समीकरणों को रखा। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं कि दोनों समीकरणों के किसी भी एक चर के जो गुणांक है वो दोनों समीकरणों में हमें एक समान दिखने चाहिए। तो यहाँ पर गुणांकों को बराबर या योज्य व्युत्क्रम बनाना होगा हमें। तो यहाँ पर आप देखोगे कि x के गुणांक जो है समीकरण 3 और 4 में पहले से ये एक जैसे है, तो x के गुणांक क्योंकि पहले से एक जैसे है, तो हम जो चर x है इसको विलोपित कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे, हमें क्या मिलेगा, जो x चर है वो विलुप्त हो जाएगा, सिर्फ y का मान हमें यहाँ से मिलेगा। y का मान आपका आएगा -3 के बराबर। y का मान आ गया, समझ में आया सबको किस तरह से हमने निकाला है। इसके बाद y का मान हमें मिल गया, x का मान हमें ज्ञात करना होगा। उसके लिए हम y के मान को प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम y के मान को प्रतिस्थापित करेंगे। अब ऋण जो हमारे पास समीकरण 4 आया था वो क्या था, 3x घटा y बराबर 9। यहाँ पर अगर y का मान हमने -3 रखा तो 3x घटा -3 बराबर 9, ये किसके बराबर आएगा, यहाँ से x आपके पास किसके बराबर मिलेगा, 2 के बराबर मिलेगा। तो x का मान आ गया हमारे पास 2 के बराबर। x और y दोनों के मान हमने निकाल लिए विलोपन विधि से। क्या आया, विलोपन विधि से हल हमारे पास आ गया x बराबर 2 y बराबर -3, यही हमें निकालना था। अब प्रतिस्थापन विधि से करना होगा। तो प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए आप क्या करोगे, फिर से हमने जो सरल करने के बाद हमने हमारे पास समीकरण आए थे 3 और 4, उनको लिखा। फिर अब हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा करना है।
प्रतिस्थापन विधि में आप क्या करते हो, किसी भी एक समीकरण को उठाओगे, वहां पर से आप किसी भी एक चर को दूसरे चर के पद में व्यक्त करोगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक चर को दूसरे चर के पद में व्यक्त करने के लिए हमने 4 संख्या वाला समीकरण लिया और यहाँ से हम y को h के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। y हमारा किसके बराबर मिलेगा, ऋण y हमारा बराबर है 9 घटा 3 6, तो y का मान आ गया 3h घटा 9, ये आ गया y का मान। इसको हमने समीकरण संख्या 5 का नाम दिया है। y का मान हमने निकाल लिया h के पदों में, ठीक है। अब जो y के लिए ये व्यंजक आया हमारे पास h के पदों में, इसको हम प्रतिस्थापित करेंगे दूसरे वाले समीकरण में। दूसरे वाले समीकरण से मतलब है, अभी समीकरण 4 से हमने y को h के पदों में व्यक्त किया, तो समीकरण 3 में हम y का जो मान आया उसको प्रतिस्थापित करेंगे। तो y के व्यंजक को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे, यानी कि 3h जमा 4y बराबर ऋण 6, इसमें हमें प्रतिस्थापित करना है y का मान। y का मान था 3h घटा 9, प्रतिस्थापित करने पे आपको मिलेगा 3h जमा 4 गुणा 3h घटा 9 बराबर ऋण 6। अब इसके बाद इसको आप और सरल बना के h का मान निकाल सकते हो आसानी से। h का मान आपके पास आएगा 2 के बराबर, ठीक है। h का मान मिल गया। अब आपको क्या करना है, y का मान निकालना होगा। y का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, समीकरण 5 में आप h के मान को प्रतिस्थापित करोगे। तो समीकरण 5 में h के मान को प्रतिस्थापित करेंगे हम और y का मान निकालेंगे। तो y हमारा क्या था, 3h घटा 9, यहाँ पर h का मान 2 रखना, तो y का मान मिलेगा आपको 3 गुणा 2 घटा 9, यानी कि 6 घटा 9, ये आपके पास ऋण 3 के बराबर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया h और y का मान प्रतिस्थापन विधि से, h का मान 2, y का ऋण 3। दोनों ही विधियों से हमारे पास h और y के मान जो आ रहे हैं वो बराबर आ रहे हैं, ठीक है, एक जैसे आ रहे हैं। h का मान हमारे पास विलोपन विधि से भी 2 आया था, प्रतिस्थापन विधि से भी 2 आ रहा है। y का मान हमारे पास विलोपन विधि से भी ऋण 3 आया था, प्रतिस्थापन विधि से भी वही आ रहा है। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 1, जहां पर हमने ये जाना कि दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म का किस तरीके से हम हल निकाल सकते हैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके। अब है आपका प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न को समझेंगे और एक एक करके हर एक भाग का जवाब देंगे। निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। तो सबसे पहले आपके पास कुछ समस्याएं दी गई है, उसमें आपको क्या करना है, रैखिक समीकरणों का युग्म बनाना है सबसे पहले, फिर और उनके हल विलोपन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अगर हल आपके पास किसी भी रैखिक समीकरणों, जैसे आप रैखिक समीकरणों का युग्म बना लोगे, अगर उन रैखिक समीकरणों के युग्म का हल अगर आपके पास मौजूद है, मिलता है अगर आपको हल, तो उस हल को आपको ज्ञात करना है किस विधि का उपयोग करके, विलोपन विधि का उपयोग करके। समझ आया प्रश्न क्या है? अब समस्याएं आपके पास दे रखी है, एक एक करके इन समस्याओं को हम देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की समस्याएं हमें दे रखी है, फिर हम एक एक करके इन सबका हल देखेंगे। तो पहली समस्या है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे और हर में से 1 घटा दे तो एक भिन्न 1 में बदल जाती है, और यही भिन्न 1/2 हो जाती है यदि हम केवल हर में 1 जोड़ दे। तो वो भिन्न क्या होगी, ये आपको बताना है। दूसरा है, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो आपको नूरी और सोनू की आयु बतानी है कितनी है वर्तमान में। तीसरी समस्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम को पलटने से प्राप्त संख्या का 2 गुना है। तो आपको संख्या ज्ञात करनी है। चौथी समस्या, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक में गई। उसने खजांची से केवल 50 और 100 रुपए के नोट देने को कहा। मीना को केवल 25 नोट मिले। ये ज्ञात करना है कि उसके पास कितने 50 के नोट है और कितने 100 के नोट है।
5वीं समस्या क्या है? एक उधार देने वाले पुस्तकालय में पहले 3 दिनों का एक निश्चित शुल्क है, यानी कि हर एक व्यक्ति को पहले 3 दिनों के लिए एक निश्चित शुल्क देना होगा, और उसके बाद जितने भी दिन वो अतिरिक्त उस पुस्तक को रखेंगे 3 दिन के बाद, उस अतिरिक्त दिन के लिए, हर एक अतिरिक्त दिन के लिए एक अलग से शुल्क लगेगा। ठीक है, एक अलग से शुल्क लगेगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखने के लिए 27 रुपए का भुगतान किया, जबकि सुशी ने 5 दिनों तक रखी हुई पुस्तक के लिए 21 रुपए का भुगतान किया। तो आपको बताना है कि निश्चित शुल्क और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का कितना शुल्क होगा, यानी कि निश्चित शुल्क जो 3 दिन का है वो कितना है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो शुल्क लग रहा है वो किसके बराबर है, ये आपको ज्ञात करना है। तो ये है आपका प्रश्न 2, जिसमें आपके पास 5 भाग में 5 समस्याएं दी गई है। हर एक समस्या को आपको समझना है। समस्या को समझ के आपके पास रैखिक समीकरणों का एक युग्म बनेगा, उसे आपको बनाना है। फिर जो युग्म आपके पास बनेगा, अगर उसका हल आपके पास मिलता है तो वो हल भी आपको ज्ञात करना है कि वो कितना होगा, क्या मिलेगा आपके पास। तो पहला भाग देखेंगे। पहले भाग में दिया क्या गया है? ये दिया गया है कि एक भिन्न है, भिन्न के अंश में अगर हमने 1 जोड़ा और हर में से 1 घटाया तो भिन्न कितना हो गया? 1 के बराबर। और भिन्न के हर में से अगर 1 जोड़ा तो भिन्न कितना हो गया? 1/2 के बराबर। ठीक है, ज्ञात क्या करना है कि भिन्न किसके बराबर है, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखो, मान लेते हैं कि भिन्न हमारा x/y के बराबर है। ठीक है, अब जो हमें दिया गया वो क्या कहता है? x यहाँ पर क्या हो गया? अंश। जो ऊपर होता है वह अंश होता है, और जो भिन्न में नीचे होता है वो हर होता है। तो y हो गया हर, x हो गया अंश। क्या दिया है हमारे पास? पहली शर्त, अंश में 1 जोड़ दो और हर में से 1 घटा दो, तो भिन्न कितना हो गया? 1। यानी कि x में से 1 जोड़ा, x जमा 1, और हर में से 1 घटाया तो y घटा 1। तो क्या बना? भिन्न x जमा 1 बटे y घटा 1। और ये भिन्न हमारा 1 के बराबर हो जाता है, तो इसको हमने बराबर रख दिया 1 के। इसको और हम सरल बनाएंगे इस समीकरण को, तो क्या मिलेगा हमें? x जमा 1 बराबर y घटा 1, यानी x घटा y बराबर ऋण 1, सॉरी ये हो गया घटा 1 घटा 1। अच्छा ठीक है, तो अब यहाँ से आपके पास समीकरण क्या बन गया? x घटा y बराबर ऋण 2। इसको हमने समीकरण संख्या 1 का नाम दिया। अब दूसरी शर्त देखेंगे, वहां से एक और समीकरण बन जाएगा। तो दूसरी शर्त क्या कहती है कि अगर हम केवल हर में 1 जोड़े तो भिन्न हमारा हो जाएगा 1/2 के बराबर। तो x/y था, हर में हमने 1 जोड़ा, x/y प्लस y जमा 1 बन गया। अब हमारा 1 जोड़ने पे हर में ये हमारा भिन्न किसके बराबर मिलेगा? 1/2 के बराबर। तो इसको 1/2 के बराबर रख दिया। तो क्या मिला हमें? x/y जमा 1 बराबर 1/2। इसको सरल बनाएंगे, हमारे पास समीकरण आएगा 2 गुणा x घटा y बराबर 1। 2 रैखिक समीकरण बन गए हमारे पास। ठीक है, 2 रैखिक समीकरण आ गए, और यानी कि रैखिक समीकरणों का जो युग्म है वो हमने बना दिया। जैसे ही आपके पास रैखिक समीकरणों का युग्म बन गया, अब हमें हल ज्ञात करना होगा, अगर हमारा हल मौजूद है तो। ठीक है, तो पहला समीकरण लिखा, दूसरा समीकरण लिखा। हल हमें ज्ञात करना है, किस विधि का इस्तेमाल करना है? विलोपन विधि का उपयोग करना है। तो विलोपन विधि का उपयोग करके अगर इन दोनों समीकरण का हल आपको निकालना होगा तो क्या करना होगा? किसी भी एक चर के गुणांक को एक समान आपको दोनों ही समीकरणों में दिखाना होगा। तो आप दोनों समीकरण को जब आप देख रहे हो तो यहाँ पर पहले से ही y का जो गुणांक है वो एक समान है। क्योंकि y का गुणांक एक समान है तो हम चर का विलोपन कर सकते हैं, y चर को हम यहाँ से विलुप्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे? पहला समीकरण दूसरा समीकरण है, अगर आप पहले वाले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा देते हो तो आपके पास y के जो पद है वो हट जाएंगे और सिर्फ x चर है आपको समीकरण में दिखाई देगा, और वहां से आप x का मान आसानी से निकाल सकते हो। x का मान आपका आएगा 3 के बराबर। अब जो x का मान आपके पास आया है इसको हम प्रतिस्थापित करेंगे और y का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले समीकरण में हम रख सकते हैं x के मान को,
तो y का मान ज्ञात करने के लिए हम x के मान को प्रतिस्थापित करेंगे। पहले समीकरण में हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं। पहले समीकरण था 3 घटा y, x घटा y बराबर ऋण 2, ये था। तो x का मान कितना था? 3। प्रतिस्थापित किया तो क्या मिला हमें? 3 घटा y बराबर ऋण 2। तो y का मान कितना आ गया हमारे पास? 5 के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया y का मान, और x का मान हम पहले निकाल चुके हैं 3 के बराबर। तो जो भिन्न है हमारा x बटे y, वो किसके बराबर हो गया? 3/5। यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो भिन्न क्या आ गया? x बटे y बराबर 3/5। तो ये था आपका पहले भाग का उत्तर। अब आते हैं दूसरे भाग पे। 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू से 3 गुना बड़ी थी, और 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू से 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी बड़ी होगी। तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु क्या होगी, ये आपको बताना है। अब 5 साल पहले की बात करते हैं। क्या दिया गया है? तो 5 साल पहले दिया गया है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी 5 साल पहले, और 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू से 2 गुनी हो जाएगी। हमें क्या ज्ञात करना है कि नूरी और सोनू की वर्तमान आयु क्या होगी। तो नूरी की वर्तमान आयु और सोनू की वर्तमान आयु, ये आपको ज्ञात करनी है। कैसे निकालेंगे? देखिए, मान लो नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु मान लेते हैं कि y वर्ष है। ठीक है, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष। अब जो हमें पहली शर्त दी थी, 5 साल पहले क्या दिया गया था? नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। अब अगर नूरी की वर्तमान आयु x है, तो 5 साल पहले नूरी की आयु क्या होगी? x घटा 5 वर्ष। सोनू की आयु अभी कितनी है? y, तो 5 साल पहले y घटा 5 वर्ष। अब शर्त के अनुसार क्या है कि 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी, यानी कि x घटा 5 बराबर होना चाहिए 3 गुणा y घटा 5। ठीक है, इतना समझ आया? क्योंकि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी 5 साल पहले, तो x घटा 5 बराबर हो गया 3 गुणा y घटा 5। इसको सरल बनाएंगे इसी समीकरण को, तो क्या आएगा हमारे पास? x घटा 3y बराबर ऋण 10। यह है आपका पहला समीकरण। ठीक है, अब एक और शर्त दे रखी है हमें, उस जानकारी का उपयोग करके हमें दूसरा रैखिक समीकरण बनाना है। तो दूसरी शर्त क्या है कि 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू से 2 गुनी आयु हो जाएगी। वर्तमान आयु नूरी की x, तो 10 साल बाद x जमा 10। सोनू की वर्तमान आयु y, तो 10 साल बाद y जमा 10 वर्ष। अब शर्त क्या कहती है? नूरी की आयु सोनू से 2 गुनी हो जाएगी 10 साल बाद, यानी x जमा 10 बराबर होगा 2 गुणा y जमा 10। यहाँ से इसको सरल बनाने पे आप लिख पाओगे इसे x घटा 2y बराबर 10। ये हमारे पास आ गया दूसरा रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरणों का युग्म तो हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे? विलोपन विधि का उपयोग करके इन रैखिक समीकरणों के जो युग्म हमें मिला है उसका हल ज्ञात करेंगे। तो देखिए, हमारे पास समीकरण क्या आया? x घटा 3y बराबर ऋण 10 पहला समीकरण, x घटा 2y बराबर 10 दूसरा समीकरण। दोनों का हल निकालना है हमें विलोपन विधि का उपयोग करके। तो गुणांकों को बराबर बनाएंगे या फिर गुणांकों को योज्य व्युत्क्रम बनाएंगे। अब आप देख सकते हो कि पहले और दूसरे समीकरण में जो h चर का गुणांक है वो पहले से ही h समान है। ठीक है, h का गुणांक दोनों समीकरणों में पहले से समान है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? h चर को यहाँ से विलुप्त कर सकते हो। कैसे करोगे? उसके लिए आप क्या करोगे? जो पहला समीकरण है उसमें से दूसरे समीकरण को घटा दोगे। तो जैसे आप घटाओगे तो आपके पास h चर है वो विलुप्त हो जाएगा और आपके पास y चर में समीकरण दिखाई देगा। तो आपके पास y का मान यहाँ से मिल जाएगा। कितना आएगा? 20 के बराबर y का मान आ गया। अब y के मान को प्रतिस्थापित करके आप x का मान ज्ञात कर सकते हो।
तो y के मान को कहाँ प्रतिस्थापित करेंगे? समीकरण 1 में। x घटा 3y बराबर ऋण 10। तो यहाँ पर x का y का मान कितना आया था? 20। इसको प्रतिस्थापित कीजिए तो x घटा 3 गुणा 20 बराबर ऋण 10, ये आ गया। तो x का मान कितना आ गया यहाँ से? 50 के बराबर। ठीक है, x का मान कितना आ गया? 50। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? x हमने क्या माना था? नूरी की वर्तमान आयु। तो नूरी की वर्तमान आयु कितनी है? 50 वर्ष। और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है? y यानी कि 20 वर्ष। यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, अब भाग 3 देखिए, क्या समस्या है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का 2 गुना है। तो संख्या बतानी है आपको। तो सबसे पहले इस प्रश्न में क्या दिया गया है वो देखेंगे। दिया गया है कि 2 अंकों की संख्या है, उनके अंकों का योग 9 है, और जो 2 अंकों की संख्या है आपके पास, इस संख्या का 9 गुना अगर आप कर दो, तो इस संख्या 9 गुना अगर आप कर दो तो वो अंकों के क्रम को उलटने पर आपको जो प्राप्त होगा उस संख्या का 2 गुना होगा। ठीक है, दी गई संख्या का 9 गुना क्या होगा? संख्या के अंकों के क्रम को पलटने के बाद जो आएगा हमारे पास उसका 2 गुना होगा। ये हमें दिया गया। हमें ज्ञात करना है कि संख्याएं क्या होगी आपके पास। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए कि 2 अंकों वाली संख्या जो है आपकी, उसका इकाई अंक है वो x है और दहाई अंक हमने y मान लिया। तो संख्या क्या होगी? आप कैसे लिख सकते हो उसे? दहाई अंक अगर y है, इकाई अंक x है, तो yx ऐसे लिख सकते हैं, y और उसके बाद हम लिख देंगे x, तो yx। अब देखो yx ये आपके पास है, दहाई अंक है y और इकाई अंक है x। yx को आप लिख सकते हो 10 गुणा y जमा x। ठीक है, और अंक को अगर आपने पलट दिया तो y की जगह x रख दिया, x की जगह y रख दिया, तो जो पहले आपके पास yx संख्या थी अब वो पलट के क्या बन गई? xy बन गई। अब आपके पास दहाई अंक कौन सा बन गया? x और इकाई अंक y। तो यहाँ से आपके पास अंक पलटने पे जो संख्या आएगी वो होगी 10 गुणा x जमा y। अब हमें दिया गया है कि अंकों का योग है वो 9 है, यानी कि x जमा y हमें दे रखा है 9 के बराबर। ये हमारा समीकरण संख्या 1 हो गया। साथ में हमें दे रखा है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो संख्या हमारे पास है yx यानी कि 10 गुणा y जमा x। इस संख्या का आपने अगर 9 गुना किया तो ये आपका किसके बराबर है? 2 गुना किसका? जब आपने संख्या के अंकों के क्रम को उलट दिया उस संख्या का, यानी कि 10 गुणा x जमा y का। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? 9 गुणा यानी कि 10 गुणा y जमा x, इसका 9 गुना किसके बराबर है? अंकों को पलटने के बाद जो संख्या आई 10 गुणा x जमा y, इसका 2 गुना के बराबर है। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास समीकरण आएगा दूसरा किसके बराबर आएगा? दोनों पक्षों को 11 से हमने यहाँ पर भाग दिया तो क्या मिलेगा हमें? 8y बराबर x, यानी कि x घटा 8y बराबर 0। ये आपके पास दूसरा समीकरण आ गया। ठीक है, अब हमारे पास रैखिक समीकरणों का युग्म बन गया। युग्म बनने के बाद अब हमें हल ज्ञात करना है, तभी हमें संख्या मिलेगी। ठीक है, तो विलोपन विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो पहला और दूसरा समीकरण जो हमारे पास है वो क्या है? x जमा y बराबर 9। दूसरा समीकरण है x घटा 8y बराबर 0। अब हम विलोपन विधि का उपयोग करेंगे। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले दोनों समीकरणों में कोई एक चर हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि उस चर का जो गुणांक है वो दोनों समीकरणों में समान दिख रहा हो। तो यहाँ पर x का जो गुणांक है वो दोनों समीकरणों में पहले से ही समान है, तो यहाँ से हम एक चर को विलुप्त कर सकते हैं, यहाँ पर x चर को विलुप्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? y का मान मिलेगा और x चर विलुप्त हो जाएगा, y का मान आ जाएगा 1 के बराबर। अब y के मान को प्रतिस्थापित करेंगे x का मान निकालने के लिए। तो y के मान को हम प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 है x जमा y बराबर 9,
यहाँ पर y का मान 1 रखिए तो x का मान आपको मिलेगा 8 के बराबर। ठीक है, तो x का मान आ गया 8, y का मान आ गया 1, यानी कि जो संख्या है आपकी वो क्या होगी, आपके पास क्या था, y था 2.5 अंक, x था 1 अंक, और तो y का मान कितना आया था 1, x का मान 8 रखिए, तो आपके पास संख्या आ जाएगी 10 गुणा 1 जमा 8 यानी कि 18 के बराबर आ जाएगी। तो आपकी संख्या कितनी है, 18 के बराबर है, और यही हमें ज्ञात करना था। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 2 का भाग 3। अगली समस्या देखते हैं। देखिए, मीना एक बैंक में 2000 रुपए निकालने गई। उसने कैशियर से केवल 50 और 100 रुपए के नोट देने को कहा। मीना को कुल 25 नोट मिले। ज्ञात करना है कि उसे 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त हुए। क्या दिया गया है, मीना एक बैंक में 2000 रुपए निकालने गई, ये दिया गया है। ठीक है, उसने कैशियर से केवल 50 और 100 रुपए के नोट देने को कहा। ठीक है, ये भी दिया गया। फिर मीना को कितने नोट मिले, 25 मिले, ये भी दिया गया। ज्ञात क्या करना है कि मीना को प्राप्त 50 और 100 के नोटों की संख्या कितनी होगी, ये आपको ज्ञात करना है। और ठीक है, क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, ये समझ आ गया। अब जो आपको ज्ञात करना होता है वही जो आपके लिए अज्ञात है, उसी को दर्शाने के लिए आप चर का उपयोग करते हो। तो हमारे लिए अज्ञात क्या है कि कितने 50 के नोट मिले मीना को, कितने 100 के। तो हमने उसके लिए यहाँ पर जो 50 रुपए के नोटों की संख्या को हमने चर h से दर्शाया, और 100 रुपए के नोटों की संख्या को हमने चर y से दर्शाया। ठीक है, तो पहली शर्त के अनुसार मीना को कुल मिले 25 नोट। तो यहाँ से क्या आ गया, x जमा y बराबर 25। कैसे, क्योंकि मीना को मिले 50 के नोट, 100 के नोट। ठीक है, और कुल मिले 25 नोट। तो यानी कि अगर x उसे 50 के नोट मिले थे, y उसे 100 के नोट मिले थे, तो कुल नोट उसे 25 मिले, यानी कि x जमा y किसके बराबर होना चाहिए, 25 के बराबर होगा। दूसरी शर्त क्या है कि मीना ने 2000 रुपए निकाले और इस राशि को केवल 50 रुपए और 100 रुपए के नोट थे। ठीक है, दूसरी शर्त हमारी कि उसने 2000 रुपए निकाले जिसमें 50 रुपए और 100 रुपए के नोट शामिल है। हमें पता है कि उसने x 50 रुपए के नोट निकाले, y 100 रुपए के नोट निकाले, तो कुल उसको कितने रुपए मिले, 2000 रुपए मिले, ये हमें दिया गया। तो अगर मीना को 50 मिले x के नोट, तो उसके पास 50 गुणा x इतने रुपए मिले, इतने रुपए उसके बने 50 रुपए के नोटों से। 100 रुपए के y नोट मिले तो 100 गुणा y इतने उसको रुपए मिले 100 रुपए के नोट से। तो यहाँ से 50 गुणा x जमा 100 गुणा y, ये आपके पास क्या आ गया, वो धनराशि आ गई जो उसे मिली है 50 और 100 रुपए के नोटों से। ठीक है, यानी कि कुल धनराशि जो कि मीना को मिली होगी वो कितनी होगी, 50x जमा 100 गुणा y। अब क्योंकि हमें दे रखा है कि मीना ने 2000 रुपए निकाले, तो 50x जमा 100y किसके बराबर होगा, 2000 के। तो ये आपके पास दो समीकरण मिलेंगे। तो इस तरह से हमने रैखिक समीकरणों का युग्म बना लिया। अब युग्म आपको मिल गया, दूसरा आप क्या करोगे, अब दूसरा क्या करेंगे, आपके पास रैखिक समीकरणों का युग्म मिल गया। अब हमें क्या करना होगा, विलोपन विधि से x और y का मान ज्ञात करना होगा, ताकि हम ये बता सके कि मीना को 50 रुपए के कितने नोट मिले और 100 रुपए के कितने नोट मिले। तो विलोपन विधि का उपयोग करेंगे समीकरणों का हल निकालने के लिए। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण आपके पास दिए गए हैं। अब विलोपन विधि का उपयोग करेंगे, तो उसके लिए दोनों समीकरणों में जो गुणांक है किसी एक चर के वो बराबर होने चाहिए। तो समीकरण 1 को हमने 5 से गुणा कर दिया, तो हमारे पास क्या बनेगा, समीकरण 1 50x जमा 50y बराबर 1250। इसको हमने समीकरण संख्या 3 का नाम दिया। अब समीकरण 2 और 3 में जो x के गुणांक है वो बराबर है, तो दोनों ही जो समीकरण 2 और समीकरण 3 है उससे हम x चर को विलुप्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर आप समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाओगे
तो वहां से x चर है वो विलुप्त हो जाएगा। y चर का आप यहाँ से मान निकाल सकते हो। y चर का मान आएगा 15 के बराबर। अब इस y का जो मान आपके पास आया है उसको आप पहले समीकरण में रख के x का मान ज्ञात कर सकते हो। तो x का मान ज्ञात करेंगे y के मान को प्रतिस्थापित करके पहले समीकरण में। पहला समीकरण है x जमा y बराबर 25, y का मान है 15, तो x का मान कितना आएगा? x का मान आपका आ जाएगा 10 के बराबर। यानी कि मीना ने 50 रुपए के 10 नोट निकाले और 100 रुपए के 15 नोट निकाले। ठीक है, मीना ने 50 रुपए के 10 नोट और 100 रुपए के 15 नोट निकाले है, उसको मिले। ठीक है, यही हमें निकालना था। चलिए अब अगला भाग देखिए, भाग 5 इसी प्रश्न का। एक उधार देने वाले पुस्तकालय में पहले दिन 3 दिनों के लिए निश्चित शुल्क है। पहले 3 दिनों के लिए निश्चित शुल्क है और उसके बाद प्रत्येक दिन के लिए एक अतिरिक्त शुल्क है। सरिता ने 7 दिनों तक रखी गई पुस्तक के लिए 27 रुपए का भुगतान किया। सुशी ने 5 दिनों तक रखी गई पुस्तक के लिए 21 रुपए का भुगतान किया। तो निश्चित शुल्क और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का शुल्क आपको बताना है। कैसे करेंगे इसे हम? सबसे पहले रैखिक समीकरणों का युग्म बनाएंगे, उसके बाद उनका हल निकालेंगे। तो देखिए क्या दिया गया है, सबसे पहले इस पे ध्यान देंगे कि उधार देने वाले पुस्तकालय में पहले 3 दिनों के लिए अतिरिक्त एक निश्चित शुल्क है। ठीक है, निश्चित शुल्क है और उसके बाद 3 दिनों के बाद जितने भी दिन के लिए कोई भी किताब रख रहा है तो हर दिन के लिए एक अतिरिक्त शुल्क है। ये हमें दिया गया। सरिता ने 7 दिन तक किताब रखी अपने पास, तो उसने 3 दिन के लिए निश्चित शुल्क दिया होगा और बचे हुए जो 4 दिन है उनके लिए उसने अतिरिक्त शुल्क दिया होगा। ठीक है, और कुल शुल्क उसने कितना दिया? 27 रुपए दिया। वही सुशी ने 5 दिन तक किताब रखी, तो 3 दिन उसने निश्चित शुल्क दिया होगा और 2 दिन के लिए सुशी ने अतिरिक्त शुल्क दिया होगा। तो कुल उसने जो भुगतान किया वो दिया 21 रुपए का। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि कितना निश्चित शुल्क है और कितना अतिरिक्त शुल्क है प्रत्येक दिन के लिए। और जो हम ज्ञात करते हैं यानी जो हमारे लिए अज्ञात है उसको दिखाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? चरों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां से आपके पास आप क्या करोगे? निश्चित शुल्क 3 दिन का जो निश्चित शुल्क है उसको हमने चर x रुपए के बराबर माना है और जो प्रत्येक दिन का अतिरिक्त शुल्क है उसको हमने माना y रुपए के बराबर। तो सरिता ने 7 दिनों के लिए रखी गई पुस्तक के लिए 27 रुपए का भुगतान किया। इसका मतलब क्या है कि 7 दिनों में से 3 दिन उसने निश्चित शुल्क दिया और अतिरिक्त जो दिन है, कितने दिन और? 4 दिन, और उन 4 दिनों के लिए अतिरिक्त शुल्क दिया है। तो सरिता ने कितना शुल्क दिया टोटल? कुल कितना शुल्क सरिता देगी? निश्चित शुल्क जमा 4 दिनों का अतिरिक्त शुल्क। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कैसे? निश्चित शुल्क जमा प्रति दिन का अतिरिक्त शुल्क गुणा कितने अतिरिक्त दिनों के लिए पुस्तक सरिता ने अपने पास रखी है वो। तो उसने 4 अतिरिक्त दिनों के लिए पुस्तक रखी है अपने पास, तो अतिरिक्त दिनों की संख्या हो जाएगी 4। प्रतिदिन का अतिरिक्त शुल्क हम मान के चल रहे कितना? y के बराबर और निश्चित शुल्क x के बराबर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? x जमा 4y बराबर 27, क्योंकि कुल शुल्क जो भुगतान है सरिता ने दिया है 7 दिनों के लिए पुस्तक रखने का, वो क्या है? 27 रुपए। तो यहाँ से हमारे पास पहला समीकरण आ गया x जमा 4y बराबर 27। इसी तरह से दूसरी स्थिति क्या है कि सुशी ने 21 रुपए का भुगतान दिया है 5 दिनों तक पुस्तक रखने पे। तो उसने क्या किया होगा? 5 दिन में से 3 दिन तो निश्चित शुल्क दिया, बचे 2 दिन उसने अतिरिक्त शुल्क दिया। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो? निश्चित शुल्क जमा प्रति दिन के लिए अतिरिक्त शुल्क गुणा अतिरिक्त दिनों की संख्या, ये सुशी के लिए शुल्क हो जाएगा। दिया गया है कि उसने 21 रुपए का भुगतान किया है 5 दिन के लिए और निश्चित शुल्क उसने 3 दिन के लिए दिया है x रुपए और बचे हुए 2 दिन के लिए अतिरिक्त शुल्क दिया है प्रत्येक दिन के लिए y रुपए। तो h जमा 2y बराबर आ गया 21 के। ये आपका हो गया
दूसरा रैखिक समीकरण। तो यहां से हमें क्या मिल गया? रैखिक समीकरणों का युग्म हमें मिल गया। अब हमें हल ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? विलोपन विधि का उपयोग करके। समीकरण हमारे पास आ गए h जमा 4y बराबर 27 और h जमा 2y बराबर 21। विलोपन विधि से हम करना चाह रहे हैं, इसका हल निकालना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमें दोनों समीकरणों में किसी एक चर के गुणांक को बराबर दिखाना होगा। तो यहाँ से h का आप देख सकते हो, दोनों समीकरणों में जो h का गुणांक है वो पहले से ही समान है, तो यहाँ से हमें समान बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहले से आपके पास h चर के गुणांक है वो समान है, तो h चर को हम यहाँ से विलुप्त कर सकते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाओगे तो यहाँ से h चर है वो आपका विलुप्त हो जाएगा। y चर का आपको यहाँ से मान मिलेगा। कितना मिलेगा? y आपके पास 3 के बराबर आएगा। यानी कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन रखने पे कितना शुल्क देना पड़ रहा है? 3 रुपए का। अब y के मान को प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 2 में x का मान ज्ञात करने के लिए। तो y का मान 3 रखिए, तो x का मान आपके पास कितना आ जाएगा? x का मान आपके पास आएगा 15 के बराबर। यानी कि पहले 3 दिन का निश्चित शुल्क है 15 रुपए का। ठीक है, y कितना आया था? 3। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि निश्चित शुल्क आपका 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन रखने पे जो शुल्क आपको या फिर किसी को भी देना होगा वो कितना होगा? 3 रुपए का। समझ आया सबको ये सारी समस्याएं? किस तरीके से हमने रैखिक समीकरणों का युग्म बनाया, कैसे हमने विलोपन विधि का इस्तेमाल करके इन समस्याओं का हल निकाला। तो ये थी आपकी प्रश्नावली। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।